गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज से यूट्यूब पर लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं बालाजी की। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चैनल सनी बालाजी स्टडी पॉइंट के नाम से है। आइए आज हम लोग सबसे पहले विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। विटामिन के बारे में 18वीं सदी में ही सूखा रोग के रूप में हुई, लेकिन इसके बारे में बताने का प्रयास किया 1881 में NI लूरी, जिन्होंने ये बताया कि इस अज्ञात सूक्ष्म पोषक पदार्थ की आवश्यकता भोजन के साथ आवश्यक है और इस पोषक पदार्थ की कमी होती है भोजन में तो अपूर्णता संबंधी रोग हो जाता है, जिसे डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, जिसका समर्थन किया बाद में 1897 ईस्वी में इस्गमान में। और इन्होंने बताया कि भोजन में पालिश किए हुए चावल की बहुतायत से एक रोग हो जाता है जिसे बेरी कहा है। लेटर on the basis of discovery, there was the scientist Hopkins and Funk. Hopkins and Funk, who proposed the vitamin theory in the year 1912. 1912 में विटामिन थ्योरी दिया, and the credit goes for giving the term vitamin it's Funk in 1912। 1912 में सबसे पहले फुंक ने विटामिन शब्द दिया। ये शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से व्युत्पन्न है, जो दो शब्दों से मिलकर बना, जिसमें से एक शब्द है बीटा और दूसरा शब्द है एमीन। बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमीन का मतलब होता है इसेंशियल, अर्थात जीवन के लिए जो आवश्यक है वही विटामिन है। There are about 20 vitamins that have been discovered still now, among which 13 vitamins have been definitely proved to be needed by man। 20 विटामिन की अंदर खोज हो चुकी है वैज्ञानिकों के द्वारा, जिनमें से 13 विटामिन शरीर के लिए अति आवश्यक बताए गए। इनमें से किसी एक विटामिन की भी कमी होती है तो शरीर में अपूर्णता संबंधी रोग हो जाता है, मेटाबॉलिज्म संबंधी रोग हो जाता है, मेटाबॉलिज्म से संबंधित कुछ प्रक्रियाएं गड़बड़ा। इन विटामिन को
ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, इनकी घुलनशीलता के आधार पर इन विटामिन्स को दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। सम विटामिन्स जो वसा में घुलनशील होती हैं और कुछ विटामिन्स ऐसी होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। तो वी कैन से वेदर विटामिन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, whether fat soluble vitamins and second one water soluble vitamins। तो हम कह सकते हैं विटामिन्स की दो श्रेणियां बना दी गई हैं, एक जो वसा में घुलनशील होती है और दूसरी तो जल में घुलनशील होती है। वसा में घुलनशील विटामिन में जो विटामिन आती हैं उनमें आती है विटामिन ए, इसके अतिरिक्त विटामिन डी, इसके अतिरिक्त विटामिन ई और विटामिन के। ये चार ऐसी विटामिन हैं जो हमको प्रतिदिन भोजन से आवश्यक होते हैं, भोजन से प्राप्त करने होते हैं, और ये वसा में घुलनशील होते हैं। वहीं जल में घुलनशील विटामिन में एक तो आती है बी कॉम्प्लेक्स, कहा जाता है उसको बी कॉम्प्लेक्स, और दूसरी होती है विटामिन सी। वास्तव में बी कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो 8 विटामिन का सम्मिश्र है, जिनको मैं यहां मेंशन कर दूं। इनमें से एक को टर्म दिया गया B1, जिसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। दूसरी को B2 के संकेताक्षर दिया गया, जिसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लाविन। तीसरी है B3, जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। तीसरी है B5, चौथी है जिसे निकोटिनिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है B6, जिसे पायरीडॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट है बायोटीन, या कहीं कहीं इसको विटामिन H की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट है फॉलिक एसिड, और लास्ट वन है B12 या सायनो कोबालमिन, और यह है विटामिन सी। तो ये बी कॉम्प्लेक्स वास्तव में 8 विटामिन का सम्मिश्रण है, जिसमें से B1, B2, B3, B5, B6, बायोटीन, फॉलिक एसिड और B12। 8 ये और ये 9 और 4 विटामिन ये हैं। ये 13 विटामिन हमको प्रतिदिन भोजन के माध्यम से प्राप्त करना होता है। आइए आज हम सबसे पहले फैट सॉल्युबल विटामिन का डिस्क्रिप्शन जानें, थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जानें। तो विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन ए रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए अगर हम सोर्स की बात करें, कहाँ से हमको मिलेगा, भोजन के किस प्रकार के भोजन से हमको प्राप्त होता है, तो विटामिन ए प्रमुख रूप से ताजे पके पीले फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब वो चाहे
केला हो, चाहे वो पका आम हो, चाहे वो पपीता हो। इसके अतिरिक्त गाजर में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ यकृत में सिंथेसाइज भी होता है, यकृत से प्राप्त होता है। और इसके अतिरिक्त अंडा, दूध, हरी सब्जियां, इनसे हमें विटामिन के प्राप्त हो जाता है। अगर भोजन में इसकी कमी होती है, लगातार इसकी कमी होती है, तो इसकी वजह से दो रोग होते हैं, प्रमुख रूप से दो रोग होते हैं। एक तो बाल्यावस्था में बच्चों में हो जाता है, उसको रतौंधी कहते हैं, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। वहीं बड़े होने पर वयस्क में हो जाता है एक रोग जिसमें केराटिन स्तर की सेल्स का निर्माण सही से नहीं हो पाता, तो उसे जीरोफ थैलेमिया के नाम से जाना जाता है। थैलेमिया, जीरोफ थैलेमिया के नाम से। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है अगर लगातार कमी होती है, जैसे त्वचा रूखी हो जाती है। इसके अतिरिक्त वृद्धि अवरुद्ध हो जाता है, या ग्रोथ रिटार्डेड कहते हैं उसको, वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, विकास सही से नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त जनन क्षमता में कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी। तो ये कई सारे समस्याएं उत्पन्न होती हैं अगर लगातार भोजन से विटामिन ए की कमी होती है। ये तो विटामिन ए हो गया। इसके बाद हम बेटा बात कर रहे हैं, दूसरी विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी अगर हम सोर्स की बात करें तो विटामिन डी प्रमुख रूप से दूध निर्मित वस्तुओं में पाया जाता है, चाहे वो दूध हो, चाहे दूध से निर्मित वस्तुएं हो, चाहे जैसे पनीर हो गया, मक्खन हो गया, घी में भी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। साथ ही साथ ये मछली के तेल में खूब बढ़िया मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश की सहायता से हमारे शरीर में सिंथेसाइज होता है। डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, बल्कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से बॉडी में सिंथेसाइज होता है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आइए आज हम उसको भी बता देते हैं कैसे वो सिंथेसाइज होता है। होता क्या है कि विटामिन डी के दो सक्रिय रूप होते हैं, एक कैल्सीफेरॉल और दूसरा अर्गोकैल्सीफेरॉल, जो बॉडी में होते हैं सेल में। कैल्सीफेरॉल का निर्माण जो होता है बॉडी में कैसे होता है आपको बता दें। कैल्सीफेरॉल जिसे विटामिन D3 भी कहते हैं, एक्टिव विटामिन डी। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश में उपस्थित अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रकाश में पराबैंगनी किरणें, सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी किरणें त्वचा पर पड़ती हैं, तो त्वचा में उस समय एक पदार्थ बनता है जिसे 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यह स्किन में बनता है। इसके बाद ये त्वचा से ब्लड के माध्यम से लीवर सेल में पहुंचता है। ब्लड के माध्यम से लीवर सेल में पहुंचेगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा त्वचा से, फिर ब्लड में मुक्त हो जाएगा। और फिर अच्छा एक बात और, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कहलाता है।
या विटामिन डी का निष्क्रिय रूप है, इसको प्रोविटामिन की ही संज्ञा दी जाती है। प्रोविटामिन, प्रोविटामिन। अब ये एक्टिव नहीं है, होता क्या है, अब ये ब्लड के माध्यम से लीवर सेल में पहुंचेगा, यहां से रिलीज हो जाएगा, ये स्किन में हुआ, स्किन में, और स्किन से ये ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचेगा, लीवर में। लीवर में पहुंचने के बाद ये एक बार पुनः कन्वर्ट होता है लीवर सेल्स के द्वारा 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ये कहां होगा आपका, लीवर में। लीवर में क्या होगा कि ये जो फॉर्म है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, ये कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में, लीवर में। और एक बार पुनः लीवर में ब्लड रिलीज हो जाएगा ब्लड में, और ब्लड के माध्यम से ये पहुंचेगा किडनी में। किडनी में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 125 डाइहाइड्रो 125 डाइहाइड्रो कोलीकैल्सिफेरॉल, ये कहां होगा, किडनी। एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। इसे धूप की विटामिन भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं विटामिन डी यही एक्टिव है, यही एक्टिव फॉर्म है, और यहां से ये ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड के माध्यम से शरीर के सारे भागों में फैल जाती है। विटामिन डी वास्तव में कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है निर्माण इसकी, जो हमने बताया कि डायरेक्टली सूर्य के प्रकाश में नहीं होता, सूर्य के प्रकाश की सहायता से बॉडी के ऑर्गन्स में इसका सिंथेसाइजेशन होता है या इसका निर्माण होता है। इसके बाद बेटा हम बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए विटामिन डी के बाद विटामिन ई की। विटामिन ई जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरॉल। ये विटामिन जो होती है ये प्रमुख रूप से हमको प्राप्त होती है सोयाबीन, टमाटर, मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, और इसके अतिरिक्त जर्मिनेटिंग सीड जो होते हैं अर्थात अंकुरित अनाज, चाहे वो चना हो चाहे वो गेहूं हो, इन सब में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं विटामिन। फल में भी पर्याप्त मात्रा फल से भी प्राप्त होता है। लगातार अगर इसकी भोजन में कमी होती है तो इसकी वजह से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी। इसीलिए इस विटामिन को एंटी फर्टिलिटी विटामिन का टर्म भी दिया जाता है। ये कौन सी विटामिन है, एंटी फर्टिलिटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की बात करें बेटा तो वो है विटामिन के। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन, क्या है, नेफ्थोक्विनोन। और विटामिन के जो होता है ये हमको प्रमुख रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो कैबेज हो गया, पत्ता गोभी, चाहे स्पिनच हो गया, पालक या बथुआ, इन सब में
खूब मात्रा में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है विटामिन के टमाटर में भी होती है और सोयाबीन से भी प्राप्त हो जाता है। मांस में भी कुछ मात्रा में मिल जाते हैं। अगर इसकी कमी होती है लगातार भोजन में, तो इसकी कमी की वजह से रुधिर थक्का बनाने में असमर्थ हो जाता है या रुधिर थक्का नहीं बना पाता। तो लगातार ब्लड ब्लीड आउट होता रहता है, रुधिर बहता रहता है। इसी टर्म को मेडिकल की भाषा में या जीव विज्ञान की भाषा में कहा जाता है हीमोरेहेज। हीमोरेहेज क्या कहा जाता है? हीमोरेहेज। तो इसकी कमी से क्या होता है? हीमोरेहेज हो जाता है या रुधिर थक्का नहीं बना पाता। ये तो आपने देखा फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के बारे में भी जान लें। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स अभी हमने बताया कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंतर्गत एक तो बी कॉम्प्लेक्स आती है, कॉम्प्लेक्स, और दूसरा विटामिन सी, ये आती है। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आपको मैंने बताया इसमें एक B1 आती है जिसे थायमीन के नाम से जाना जाता है, थायमीन। अब सोर्स की बात करें तो विटामिन B1 या थायमीन जो होता है ये प्रमुख रूप से हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दूध, अंडा, मांस, इन सब में पाई जाती है। लगातार अगर इसकी कमी होती है भोजन में, तो इसकी कमी की वजह से मांसपेशियों और तंत्रिका कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। कभी कभी पैरालिसिस हो जाता है उसी की वजह से, तंत्रिका कोशिकाओं या मांसपेशियों की वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है। इन्हीं सब को सामूहिक रूप से एक टर्म दिया गया है, एक शब्द दिया गया है जिसे बेरी बेरी कहते हैं, बेरी बेरी। तो हम कह सकते हैं विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो बेरी बेरी होता है। इसके बाद नेक्स्ट विटामिन है बेटा विटामिन B2, जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। सोर्स की बात करें तो ये प्रमुख रूप से पनीर में, दूध में, अंडे में, मांस में, यकृत में, इन सब में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में। लगातार अगर इसकी भोजन में कमी होगी तो इसकी कमी से ओंठ के दोनों किनारे फटने लगते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में कीलोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीलोसिस। ये डिजीज हो जाता है। साथ ही साथ याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, कमजोर स्मृति और कमजोरी हो जाती है। तो ये कई सारी समस्याएं हैं। इसके बाद हम बात करें विटामिन B3 की। B3 जैसे हमने कहा पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B3। ये भी प्रमुख रूप से अंकुरित अनाज में, पनीर में, दूध में, मांस में, अंडे और फल से प्राप्त होती है। लगातार इसकी भी कमी होती है भोजन में, तो इसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं।
मंदबुद्धिता हो जाती है, मंदबुद्धिता हो जाती है, और त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, चर्म रोग। ये तो B3 है। इसके बाद हम बात करें विटामिन B5 की। B5 जो होती है जिसे निकोटिनिक अम्ल कहते हैं, निकोटिनिक अम्ल, ये भी प्रमुख रूप से हमको हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज, दूध, अंडा, मांस, इन सबसे प्राप्त होता है निकोटिनिक अम्ल। और लगातार इसकी कमी होती है भोजन में, तो इसकी वजह से त्वचा संबंधी एक रोग होता है हाथों में, जिसे मेडिकल की भाषा में पेलाग्रा कहते हैं, पेलाग्रा। इसके बाद हम नेक्स्ट विटामिन की बात करें, विटामिन B6, जिसे पायरीडॉक्सिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरीडॉक्सिन। स्रोत दूध, मांस, मछली, अंडा, फल, हरी सब्जियां, ये प्रमुख रूप से हैं। लगातार अगर इसकी भी कमी होती है तो मांसपेशियों में ऐंठन होती है, दर्द होती है, जिसको मेडिकल की भाषा में कॉन्वुल्सन कहते हैं, कॉन्वुल्सन या पेशीय ऐंठन। इसके बाद है बायोटीन या विटामिन H की संज्ञा भी दी जाती है इसको। सोर्स की बात करें बेटा तो ये प्रमुख रूप से हरी सब्जियों में, सोयाबीन में, टमाटर में, इसके अतिरिक्त जो है ये सूखे मेवे में और मछली में और अंडे में ये पाई जाती है। लगातार अगर इसकी कमी होती है तो इसकी कमी की वजह से असमय बालों का झड़ना, बैलेंडनेस जिसको कहते हैं, गंजापन हो जाता, गंजापन हो जाता। ऐसे गंजापन के कई कारण होते हैं, लेकिन ये भी एक कारण है। इसके अतिरिक्त त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, जिसे चर्म रोग कहते हैं। तो ये तो विटामिन बायोटीन हो गया। इसके बाद फोलिक एसिड, फोलिक एसिड स्रोत की बात करें तो हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में, टमाटर में, हरी पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो पालक हो, चाहे वो पत्ता गोभी हो, चाहे वो बथुआ हो। इसके अतिरिक्त ये फोलिक एसिड जो है सोयाबीन में, टमाटर में, इन सब में, दूध में, अनाज में भी कुछ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। लगातार इसकी कमी होती है तो रुधिर संबंधी रोग होता है, जिसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। इसके बाद नेक्स्ट है B12, जिसे शाइनोकोबालमिन, ये भी हमको भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, चाहे वो पालक हो गई, चाहे वो पत्ता गोभी हो गई, चाहे वो बथुआ हो गई। इसके अतिरिक्त ये सब्जियों में और सब्जियों में, अन्य सब्जियों में, अनाज में, इन सब में पर्याप्त मात्रा में, फल में भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाएगी। लगातार इसकी कमी होती है तो उसको
मेडिकल की भाषा में बोला जाता है परनीशियस एनीमिया या भयंकर एनीमिया। उसको क्या कहा जाता है? परनीशियस एनीमिया। एनीमिया या भयंकर एनीमिया। नेक्स्ट विटामिन है, लास्ट विटामिन, विटामिन सी। विटामिन सी, इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल। और ये प्रमुख रूप से समस्त खट्टे फल जैसे आंवला हो गया, इमली हो गई, कच्चा आम हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गई, इन सब में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसकी कमी होती है तो एक रोग होता है जिसे स्कर्वी कहते हैं। कमी से जो रोग होता है स्कर्वी। तो ये तो आप विटामिन्स के बारे में जाने। उम्मीद करते हैं विटामिन्स के बारे में आप बेहतर जाने होंगे। अगर कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बता सकते हैं। धन्यवाद।